Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 14.7 आर्किटेक्चर के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में वास्तुशिल्प कहते हैं। आर्किटेक्चर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का वास्तुशिल्प अब हम लोग पढ़ेंगे। न्यू आर्किटेक्चरल फॉर्म्स एंड स्टाइल्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड। मध्यकाल में वास्तुशिल्प की नई शैलियों तथा रूपों ने जन्म लिया। द आर्क एंड डोम were new architectural additions of the period. इस काल में मेहराब तथा गुंबद नए स्थापत्य संयोजन बने। The use of lime mortar in the construction of buildings and houses altered the building techniques. चूने, सीमेंट, पानी और रेत के मिश्रण से भवन तथा मकान निर्माण में प्रयोग ने भवन तकनीक को एकदम बदल दिया। The development of the true arc was important feature of the architectural style of the period. आगे देखिए, मेहराबों का विकास इस युग की स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता थी। The true arc required stones and bricks to be laid as voussoirs in the shape of a curve and bound together firmly by a good binding material. मेहराबों का निर्माण के लिए पत्थर तथा ईंटें टेढ़ी रेखा के आकार में रखे जाते थे तथा बांधने वाली उत्कृष्ट सामग्री द्वारा इन्हें गूंथा जाता था। The arcs were made in different shapes, but the dominant one was the pointed form. मेहराबों का निर्माण अलग अलग रूपों में होता था, किंतु सबसे विशिष्ट नुकीले प्रकार के होते थे। In the 14th century, a variant of the arc called the four-centered arc was introduced by the Tughlaqs in their building. 14वीं शताब्दी में एक विभिन्न प्रकार के मेहराब, चतुर्केंद्रीय मेहराब तुगलकों द्वारा निर्मित भवनों में प्रयुक्त हुए। There are only a few instances of early Turkish buildings in the subcontinent where newly quarried material has been employed. आगे देखिए, उपमहाद्वीप में तुर्ककालीन आरंभिक कुछ ही भवनों में भवन निर्माण की नई सामग्री का उपयोग दिखता है। In most of the buildings of the period, the richly carved capitals, columns, and shafts of older building are reused. इस युग की अधिकतर इमारतों में उत्कृष्ट तराशी हुई भवन सामग्री, स्तंभ तथा पुराने भवन के कूपक का ही पुनः प्रयोग हुआ है। Stone has been used abundantly in the masonry work of this period. आगे देखिए, इस काल में राजगिरी के कार्य में पत्थरों का प्रयोग वृहद रूप से मिला है। The material commonly used for plastering buildings was gypsum. भवन जो होते हैं बिल्डिंग्स, उनमें प्लास्टर करने के लिए सर्व प्रचालित सामग्री खड़िया मिट्टी अत्यंत लोकप्रिय थी। Apparently, lime plaster was reserved for the places that needed to be secured against water leakage, as in the roofs, canals, and drains. In the later period, gypsum mortar became popular in building. साथ ही ऐसे स्थानों पर जहां पानी की के रिसाव की संभावना थी, जैसे छत, सुरंग तथा नाले, वहां पर चूने प्लास्टर का प्रयोग किया गया। इस काल के उत्तरार्ध में खड़िया मसाले का प्रयोग सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हो चला। Here we will provide you a brief account of medieval architecture during the Sultanate, Mughal, and the regional styles which developed in India during medieval period. यहाँ हम स्थापत्य कला की सल्तनत, मुगल तथा राजपूत शैली में भारत में हुई प्रगति के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पे दो आपको इमेज मिल रहा है। ये है आपका कुतुब मीनार और ये
आलिया दरवाज़ा का यहाँ पे इमेज है। अगर मौका मिले तो ये सब जगह आप घूमने जाएं, आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी और बहुत अच्छा जगह है घूमने के लिए। ठीक है, अच्छा लगेगा। बस ये है, गर्मी के मौसम में ना जाएं, क्योंकि गर्मी में ये सब जगह में थोड़ी परेशानियां होती हैं। आगे देखिए, द सल्तनत पीरियड, सल्तनत काल। मॉन्यूमेंट्स लाइक कुआतुल इस्लाम मॉस्क 1198, कुतुब मीनार 1199 to 1235, अधाई दिन का झुनपरा 1200, and Iltutmish tomb represent the early forms of Indo-Islamic architecture. आगे देखिए, बोल रहा है कुतवातुल इस्लाम मस्जिद 1198 ईस्वी, कुतुब मीनार 1199 से 1235 ईस्वी, अढ़ाई दिन का झोपड़ा 1200 ईस्वी तथा इल्तुतमिश का मकबरा जैसे स्मारक भारतीय इस्लामिक शैली के आरंभिक रूप को बताता है। The early buildings show sign of being worked upon by local craftsmen, while the later buildings show the development or the maturing of the Indo-Islamic style. अब देखिए, आरंभिक इमारतें जैसे स्मारक की शैली जहां एक और स्थानीय कलाकारों के काम को प्रदर्शित करती हैं, वहीं बाद की इमारतों में भारतीय इस्लामिक शैली का विकास देखा जाता है। In these monuments, one can see the gradual development of dome and the true arc. इन स्मारकों में गुंबदों तथा मेहराबों का विकास हम लोग देख सकते हैं। The best example of this are the tombs of Iltutmish 1233 to 34 and Balban 1287 to 1288. इस शैली में उत्कृष्ट नमूने इल्तुतमिश 1233 से 1234 तथा बलबन का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा और बलबन का मकबरा 1287 से लेके 88 है। आगे देखिए, द आलिया दरवाज़ा इन द कुतुब कॉम्प्लेक्स 1305 and the Jamaat Khana Masjid at Nizamuddin 1325 are example of खिलजी period. कुतुब परिसर में अलाई दरवाज़ा 1305 में तथा निज़ामुद्दीन में जगत खाना मस्जिद 1325 खिलजी काल के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। आगे देखिए, Here one notices changes marked by the distinct influence of the Seljuk architectural tradition. यहाँ पर सेल्जक स्थापत्य परंपरा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। The employment of the true arc shaped like a pointed horseshoe, the emergence of true dome, use of red sandstone and decorative marbles relief, the emergence of the lotus bud fringe on the underside of the arc, and the new masonry were the important features of this new style. घोड़े के नुकीले जूतों के आकार के मेहराबों का निर्माण, गुंबदों का प्रस्फुटन, अलंकृत संगमरमर नक्काशी तथा लाल पत्थरों का उपयोग, मेहराबों के भीतर अलग अलग पर कमल पंखुड़ी जैसे किनारियों का आविर्भाव तथा नई राजगिरी इस शैली की प्रमुख विशेषता थी। The new architectural style of the Tughlaq period is represented with the use of stone rubble as the principal building material, the battering of walls and bastions, a new shape of arc called the four-centered arc, the emergence of the pointed dome, and the introduction of an octagonal plan of tomb building. आगे देखिए, तुगलक काल की नई शैली में मुख्य भवन निर्माण सामग्री के रूप में छोटे बड़े अनगढ़े पत्थरों का प्रयोग, दीवारों तथा छावनियों का चतुर्कोणीय
मतलब फोर सेंटर्ड मेहराबों का निर्माण, नोकदार गुंबदों का निर्माण, पॉइंटेड डोम तथा अष्टकोणीय गुंबद ऑक्टागोनल टॉम्ब योजना का प्रारंभ हम मुख्य विशेषताओं में पाते हैं। Another important feature of Tughlaq architecture was the batter or sloping walls. तुगलक वास्तुशिल्प की अन्य मुख्य विशेषताएं टूटी हुई अथवा ढलाव वाली दीवारें थीं। This gave the structures an effect of strength. इसने भवनों को मजबूती प्रदान की। During the subsequent period, numerous tombs were built using the octagonal plan, while others were built using the square plan. आगे चलकर कई गुंबद अष्टकोणीय योजना ऑक्टागोनल प्लान के अंतर्गत बने, वहीं कई गुंबदों ने समकोणीय योजना के अंतर्गत अपना आकार ग्रहण किया। आगे देखिए, द आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स ऑफ द सूट्स can be divided into two periods. The first with buildings at Sasaram 1530 to 40, like the tombs of Sher Shah's father and Sher Shah himself. The second phase from 1540 to 45 is represented by buildings like the Purana Killa in Delhi and the Kilai Kohna Masjid inside the Killa. आगे देखिए, बोल रहा है सूरी के स्थापत्य स्मारकों को हम दो काल खंडों में बांट सकते हैं। पहला शेर शाह सूरी के पिता तथा खुद शेर शाह के मकबरे जैसा सासाराम 1530 से 1540 के स्मारक। दूसरा चरण 1540 से 1545 हमें दिल्ली में पुराना किला तथा किले के भीतर किलाई कुन्हा मस्जिद के स्मारकों के रूप में मिलता है। The slight flatness in the curve towards the crown is indicative of the last stage before the development of the four-centered arc developed during the Mughal phase. मुगल काल में चतुर्कोणीय मेहराबों के विकास से पूर्व ताज के वक्रों में हल्की समतलता अंतिम अवस्था की ओर संकेत करती है। आगे देखिए, रीजनल वेरिएशंस, क्षेत्रीय विविधताएं। During this period, there was a development of various regional architectural forms. इस काल के दौरान हमें क्षेत्रीय स्तर पर स्थापत्य कला की विभिन्न शैलियों का विकास भी देखने को मिलता है। In Eastern India, there was the development of two distinctive schools in Bengal and in Jaunpur. पूर्वी भारत में बंगाल तथा जौनपुर में दो विशिष्ट शैलियों का उदय पाते हैं हम। The most prominent buildings of the Bengal school belong to the Malda district in the remains of the two cities, Gaur and Pandua. इसमें दो मुख्य विशेषताओं, आगे देखिए, बोल रहा है बंगाल शैली के मुख्य भवन मालदा तथा गौर और पंडुआ नगरों में देखने को मिलते हैं। Here there is an introduction of two important features. इसमें दो मुख्य विशेषताओं की शुरुआत भी हुई। The first was the drop arc, which had a span greater than its radius and centers at the import level. पहली विशेषता है लटकी हुई मेहराब जिसकी चौड़ाई तथा केंद्र अपने मुख्य समतल केंद्र से अधिक है। The second was the method of raising the roof in a system of arc base where small domes supported by diagonally arranged bricks pendentives that helped transition from a square to a circular base. दूसरी विशेषता मेहराब के कक्षों की छत को इस तरह से ऊंचा करना जहां छोटे गुंबद व्यवस्थित तिरछी ईंटों की सहायता से निर्मित हो कि वह चौकोर से वृत्तीय नींव के निर्माण में मदद दें। Another development in this period was the transition from constructing bamboo houses to brick structures
during which a special form of a curved roof developed. इस काल की अन्य उपलब्धि बांस के भवनों के स्थान पर ईंटों से निर्मित भवन थे, जिसके दौरान वृत्तीय छतों का रूप विकसित हुआ. The best illustrations of the architecture style from Jaunpur are the mosque. जौनपुर शैली की व्याख्या वहाँ की बनी मस्जिदों कर देती हैं. The style here bear close resemblance to the Tughlaq style. The use of the arc and beam are notable features of this style. आगे देखिए, जौनपुर की शैली तुगलक शैली के जैसी ही है. मेहराब तथा तराजू के डंडे का प्रयोग इस शैली की उल्लेखनीय विशेषताएं थीं. आगे देखिए. In Western India, the development of regional architectural forms is notable in the 14th century Gujarat. पश्चिम भारत में स्थापत्य कला में उल्लेखनीय कार्य 14वीं शताब्दी में गुजरात में देखने को मिलता है. Here, there is a distinctive change in the art form from the 14th into the 15th century. 14वीं और 15वीं शताब्दी में कला के क्षेत्र में परिवर्तन भी दिखाई देता है. In the former, there was a large-scale use of building material from demolished temples, and in the latter, there is a development of a new style in which the layout of the mosque copied the architectural imprints of temples. In central India, the development of new art forms is noticeable in the Malwa region. The cities of Dhar and Mandu are illustration of this style. आगे देखिए, बोल रहा है 14वीं शताब्दी में विध्वंस किए गए तोड़े गए मंदिरों के अवशेषों से मस्जिद का निर्माण मिलता है तथा 15वीं शताब्दी में नई शैली विकसित हुई जिसमें मस्जिदों के खाके मंदिर के स्थापत्य छापों की तर्ज पर बनाए गए. मध्य भारत में गालवा क्षेत्र में स्थापत्य कला का विकास उल्लेखनीय रहा. धार तथा मांडू के शहर इस शैली के प्रमुख उदाहरण हैं. आगे देखिए. Another important region that developed its distinctive style was the Deccan, where the Bahmani kingdom created a very different architectural style as compared to the northern architectural forms. एक अन्य क्षेत्र जिसने स्थापत्य कला में अपनी विशिष्ट शैली विकसित की वह दक्कन क्षेत्र था, जहां उत्तर भारत की स्थापत्य कला की तुलना में बहमनी राज्य एकदम अलग रूप से विकसित हुआ. The Deccan style developed with the fusion of the Tughlaq style from the north and the Iranian style. दक्कन शैली में उत्तर भारत की तुगलक शैली तथा फारसी शैली का मिश्रण मिलता है. The development of the architectural style here coincides with the shifting of the kingdom capital from Gulbarg 1347 to Bidar 1425 and eventually to Golconda 1512. आगे देखिए. यहाँ के वास्तुशिल्प की शैली की राजधानी गुलबर्ग 1347 से बीदर 1425 और अंत में गोलकुंडा 1512 में स्थानांतरित होने के दौरान की कलाविधि से मेल खाती हैं. In the first phase in Gulbarg, the architectural style is representative of a distinctive Islamic architecture that followed the Tughlaq style. आगे देखिए. क्रमशः प्रथम चरण में गुलबर्ग की स्थापत्य शैली इस्लामिक वास्तुशिल्प तथा तुगलक शैली का प्रतिनिधित्व करती है. In the second phase, there is an adaptation of Iranian architectural style. This is accompanied with the use of colored tiles, murals paintings, and a change in the shape of the domes. दूसरे चरण में फारसी वास्तुशिल्प
की शैलियों की नकल मिलती है जो रंग बिरंगी टाइलों और गुंबद के स्वरूप में परिवर्तन से भी स्पष्ट होता है। आगे देखिए। Another important regional development in the Deccan was Vijayanagar art. विजयनगर कला दक्कनी क्षेत्र की अन्य विशेष उपलब्धि थी। The distinctive style is best illustrated using the architectural form in the city of Hampi. इस विशिष्ट कला का अनुपम उदाहरण, अच्छा उदाहरण हम्पी शहर की इमारतों से मिलता है। Besides palaces, the city and temples, the city also had an extensive network of waterworks and public buildings such as the Elephant Stables and the Lotus Mahal. महलों तथा मंदिरों के अतिरिक्त शहर में जल संबंधित कार्यों का जाल तथा जन भवनों का निर्माण भी बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है, जैसे हाथी अश्वशाला तथा कमल महल। The unique features of this style were the use of pillars for architectural and decorative purposes. इस शैली की अनुपम विशेषता वास्तुशिल्पी तथा अलंकृत उद्देश्यों के लिए स्तंभों का पिलर्स का प्रयोग है। The climax of temple architecture at Vijayanagar occurred under the Tuluva rulers. अब देखिए, बोल रहा है कि तुलुवा शासकों के समय विजयनगर जो कला है वो बहुत फली फूली। The architectural tradition was accompanied by a vibrant sculptural tradition that used many mythological figures and narratives. The shrines on Himakuta Hill, Virupaksha Temple, and the Hazrat Ram Temple are example of Vijayanagar temple architecture. आगे देखिए। स्थापत्य कला की इस परंपरा को आकर्षक मूर्तिकला की परंपरा का साथ मिला, जिसने कई पौराणिक आकृतियों तथा घटनाओं की व्याख्या की। हेमाकूट पहाड़ी पर स्थित मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर तथा हजारा राम मंदिर विजयनगर मंदिर की वास्तुशिल्प के उत्कृष्ट उदाहरण है। आगे देखिए। द आर्किटेक्चर ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल कालीन स्थापत्य कला। This period witnessed large-scale architectural activities that represented the peak of Islamic art in India. इस काल में व्यापक स्तर पर स्थापत्य कला में कार्य हुए जिससे कला भारत में अपने चरम पर पहुंची। It was also a period where there was a great exchange of ideas and styles that led to the creation of a style that was very different from the Sultanate period and that had many features of local or regional style. यह विचारों तथा शैलियों के परस्पर आदान प्रदान का भी योग था, जिसने सल्तनत काल से सर्वथा भिन्न स्थापत्य कला को जन्म दिया तथा जिसमें स्थानीय तथा क्षेत्रीय विशेषताओं का भी समन्वय था। The Mughal Emperor Akbar initiated the grand projects that symbolize this period. मुगल बादशाह अकबर ने शानदार परियोजनाओं की शुरुआत की जो इस युग का प्रतीक है। आगे देखिए। Among the early structures of this period are the two mosques built by Babur at Sambhal and Panipat in 1526. इस युग की आरंभिक इमारतों में बाबर द्वारा 1526 में पानीपत तथा संभल में निर्मित दो मस्जिदें हैं। Babur is also credited with the laying out of gardens at Dholpur and at Ram Bagh and Zahra Bagh at Agra. बाबर को ही ढोलपुर, राम बाग तथा आगरा में जहरा बाग का खाका तैयार करने का श्रेय जाता है। Two mosques, one at Agra and the other at Hisar, belong to the reign of the second Mughal emperor Humayun. आगरा तथा हिसार में दो मस्जिदें द्वितीय मुगल बादशाह हुमायूं के समय की हैं।
The grandness of Mughal architecture began with the construction of Humayun's tomb and its design by Mirak Mirza Ghias from Persia. मुगल वास्तुशिल्प की भव्यता का युग हुमायूं के मकबरे के निर्माण से प्रारंभ होता है, जिसका खाका ईरान के मिराक मिर्जा गयास ने बनाया था. He brought with him Persian craftsmen to work on the tomb. अब देखिए, वह मकबरे पर काम करने के लिए अपने साथ ईरान से मजदूर लाया था. This tomb is the earliest specimen of a garden enclosure and is raised on an arcaded sandstone platform. अब आगे बोल रहा है, वह मकबरे पर यह मकबरा बागों से घिरा हुआ था तथा बलुआ पत्थर के आच्छादित आधार पर बने स्मारकों का सबसे पहला उदाहरण था. द टॉम्ब इज ऑक्टागोनल एंड, अब देखिए ये हुमायूंस टॉम्ब है, बहुत सुंदर है, मौका मिला तो यहाँ भी ज़रूर जाइएगा. आगे देखिए, एंड क्राउन्ड बाय अ हाई टॉम्ब. यह मकबरा अष्टकोणीय है, ऑक्टागोनल है तथा ऊपर ऊंचा गुंबद है. द डोम इज अ डबल डोम which is built in two layers, one which provides the ceiling to the interior of the building and the other which provides the outer layer that crowns the building. अब देखिए, यह गुंबद दोहरा गुंबद है जो दो परतों में बना है. ठीक है, दो लेयर है इसका. एक परत इमारत के अंदर की भीतरी छत प्रस्तुत करती है तथा बाहरी परत जो शिखर पर है वह मुख्य इमारत को प्रस्तुत करती है. आगे देखिए, During the reign of Akbar, many indigenous styles were encouraged, leading to the common use of sandstone, the use of arches, mainly in decorative form, and the decoration that comprised mainly of boldly craft or inlaid patterns complemented by brightly colored patterns on the interiors. अब देखिए, अकबर के काल में बहुत सी देशी शैलियों का विस्तार हुआ, जिसने बलुआ पत्थर का सामान्य प्रयोग, मेहराबों का प्रयोग मुख्यतः अलंकृत रूप में तथा सजावट को जन्म दिया, जिसमें मुख्यतः मजबूत नक्काशी या जटित प्रतिरूप है तथा अंदर की दीवारों पर चटकीले रंगों का प्रयोग हुआ है. आगे देखिए, Among the important monumental projects undertaken was the building of Agra Fort. Within the fort, there were many structures that were built in the Gujarat and Bengal styles, which were subsequently demolished by Shah Jahan, who remolded the fort and its interior. आगे देखिए, महत्वपूर्ण स्मारक परियोजनाओं में आगरा के किले का निर्माण था. किले के अंदर कई ढांचों का निर्माण में गुजराती तथा बंगाली शैली का प्रयोग हुआ, जो शाहजहां द्वारा किले को नया रूप देने के लिए नष्ट कर दिया गया था. द जनानगीर महल, conceived as a robust building in red stone, is a fusion of Hindu and Islamic building design. जहांगीर महल, यहाँ पे जनानगीर नहीं होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, जहांगीर होगा. जहांगीर महल लाल पत्थरों की सुदृढ़ इमारत हिंदू तथा इस्लामिक शैली के प्रयोग के लिए जानी जाती है. आगे देखिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ बीम एंड ब्रैकेट form the principal structural system. The same styles are seen in the palace fortresses of Lahore and Allahabad. कोष्ठ तथा डंडे के समायोजन, बीम और ब्रैकेट इसको कहते हैं, समायोजन मतलब कॉम्बिनेशन करना, ने मुख्य स्थापत्य पद्धति का निर्माण किया. इसकी झलक लाहौर
तथा इलाहाबाद के दुर्गों के महलों में मिलती है। Mughal architecture under Akbar entered a new phase with the construction of Fatehpur Sikri. फतेहपुर सिकरी के निर्माण के साथ ही अकबर कालीन स्थापत्य कला ने नए युग में कदम रखा। The city palace was built entirely of red sandstone between 1571 to 1585। 1571 से 1585 ईस्वी के दौरान बने इस महल में लाल पत्थरों का उपयोग किया गया है। The buildings could be studied under two categories, religious and secular। इस इमारत को दो भागों में हम लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष। Among the religious buildings are the Jami Masjid, the Buland Darwaza and the tombs of Sheikh Salim Chishti। धार्मिक इमारतों में मुख्य हैं जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा तथा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। The secular structure are the palaces, administrative buildings and other structures। धर्मनिरपेक्ष इमारतों में महल, प्रशासनिक इमारतें तथा अन्य इमारतें हैं। The Jama Masjid uses a typical plan of a mosque with a central courtyard, orchids on three sides and a dome skyline। जामा मस्जिद में मस्जिद की आदर्श योजना है जिसमें केंद्रीय आंगन है जो तीन तरफ से आच्छादित हैं तथा गुंबदकार छत है। In its courtyard lies the tomb of Salim Chishti। इसके आंगन में सलीम चिश्ती का मकबरा है। आगे देखिए। Among the palaces are buildings known as the Jodhbai Palace, the Panch Mahal, the size of 5-story structure that diminishes as one goes higher. The Diwan-e-Khas is in the form of a rectangle and is 2-story from outside, and the Diwan-e-Aam. Among the other buildings here are the Hathipol and the Karkhana buildings। आगे देखिए। इसकी अन्य प्रमुख इमारतों में जोधाबाई महल, पंचमहल, 5 मंजिला भवन जिसकी हर बढ़ती मंजिल आकार में घटती जाती है, दीवाने खास आयताकार रूप में तथा बाहर से 2 मंजिल, आयताकार रूप मतलब रेक्टेंगल फॉर्म। उसके बाद है दीवाने खास, तो हम लोग बता दिए। फिर आता है दीवाने आम है। अन्य इमारतों में हाथीपोल तथा कारखाना इमारत है। The important buildings of the reign of Jahangir included the tomb of Akbar at Sikandara and the tomb of Itmad ud Dौला। जहांगीर के काल की मुख्य स्मारकों में सिकंदरा स्थित अकबर का मकबरा तथा इमाद उद दौला मकबरा है। The tomb at Sikandara is designed as a tomb। अब देखिए ये जामा मस्जिद है जो कि दिल्ली में है। आगे देखिए। As a tomb enclosure enclosed by a garden। The tomb itself is a 3-story high, the first being an arcaded platform, making the basement of the middle portion is in the 3 tiers of red sandstone, while the highest one is made of white marble, which is open on top with a screen surrounding it। सिकंदरा स्थित मकबरा बाग से घिरा हुआ है। मकबरा 3 मंजिलों में बना है। पहली मंजिल एक आच्छादित मंच का आधार है और 3 मंजिलों के बीच की मंजिल लाल पत्थरों से तथा सबसे ऊपर वाली मंजिल सफ़ेद संगमरमर से बनी है जो ऊपर से खुली है और पर्दे से घिरी है। The tomb of Itmad ud Dawla, built in 1622 to 1628, marks a change in architectural style from the Akbari period. This enclosed tomb with a dome roof is enclosed with a beautiful marble tracery. Jahangir is also known to have laid the famous Mughal gardens in Kashmir।
1622 से 1628 में बना इत्माद उद दौला का मकबरा अकबर की शैली से एकदम अलग है। गुंबदाकार छत से घिरा हुआ यह मकबरा संगमरमर की खूबसूरत नक्काशी से बना हुआ है। जहांगीर ही कश्मीर में प्रसिद्ध मुगल गार्डन की नींव डालने वाला माना जाता है। आगे देखिए। Among the most important monuments of the reign of Shah Jahan are the Lal Killa in Delhi, the Moti Masjid at Agra, the Jama Masjid in Delhi, and the Taj Mahal. शाहजहां के काल में महत्वपूर्ण स्मारकों में दिल्ली का लाल किला, आगरा की मोती मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद तथा ताजमहल जो कि आगरा में है ये माना जाता है। The Lal Killa is designed as a rectangle along the banks of the river Yamuna. लाल किला यमुना नदी के किनारे आयत के रूप में बना हुआ है। There are two gates, the Delhi and Lahore gate. इसमें दो द्वार हैं, दिल्ली तथा लाहौर दरवाज़ा। There is a moat that runs all along the fort except on the river side. अब देखिए, नदी के किनारे को छोड़कर किले के आसपास खाई है जो पूरे किले को घेरती है। The important buildings inside the fort are the दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास and the रंग महल। किले के अंदर की मुख्य इमारत दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास तथा रंग महल है। The Moti Masjid in Agra was an experiment with an alternative scheme of an open prayer hall that had also dispensed with the minarets and replaced them with chhatris on the four corners of the prayer hall. आगे देखिए, आगरा में बनी मोती मस्जिद एक वैकल्पिक योजना के साथ किया गया प्रयोग है जिसमें खुला प्रार्थना स्थल है तथा मीनारों के स्थान पर प्रार्थना स्थल के चारों ओर छतरियों का निर्माण किया गया है। The Jama Masjid is a larger version of Jama Masjid in फतेहपुर सिकरी। दिल्ली की जामा मस्जिद फतेहपुर सिकरी की जामा मस्जिद का ही बड़ा रूप है। It is built on a large platform. Within the mosque there are colonnades on three sides with the sanctuary along the fourth. मस्जिद के अंदर तीन ओर स्तंभ वालियां हैं तथा चौथी ओर शरण स्थल है। There are three marble domes rising above the sanctuary. अब देखिए, शरण स्थल पर जो है वो तीन ओर एक एक तीन मार्बल का बना हुआ सेंचुरी है। ठीक है। द ताजमहल रिप्रेजेंट द ग्रैंडेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ शाहजहां। ताजमहल शाहजहां की भव्य परियोजना है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताज बिगेन in 1632 and was completed by 1643. ताजमहल का निर्माण 1632 में प्रारंभ हुआ तथा यह 1643 में बनकर पूरा हुआ। The plan of the complex is rectangle with a high enclosure wall and a lofty gateway in the middle. भवन में ऊंची अंतःक्षेत्रीय दीवारों के साथ मध्य में भव्य द्वार मार्ग आयताकार रूप में बनाया गया। आयताकार मतलब रेक्टेंगल आकार को बोलते हैं। The main building of the Taj stands on a high marble platform at the northern end of the enclosure. अब देखिए, ताजमहल की मुख्य इमारत संगमरमर के एक बड़े चबूतरे पर परिसर के उत्तरी किनारे पर स्थित है। There is a huge dome that covers the top of this structure with an inverted lotus finial. The decorative features of the building consist mainly of calligraphy and inlay work in the exterior and pietra dura
in the interior. इस इमारत में एक बहुत ही बड़ा गुंबद है जो ढांचे को ढकता है तथा भवन की अलंकृत विशेषताओं में मुख्यतः बाहरी हिस्से पर सुलेखन तथा जड़ाऊ कार्य है और तथा अंदर पेट्रोड्योरा है। आगे देखिए। द मोती मस्जिद एट लाल किला इन दिल्ली, द बदशाही मस्जिद इन लाहौर एंड द mausoleum built for his wife Rabia ud Dauran at Aurangabad are the main example of Mughal architecture under Aurangzeb. दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद, लाहौर की बादशाही मस्जिद तथा अपनी पत्नी रबिया उद दौरान की याद में औरंगाबाद में बनाया स्मारक औरंगजेब के समय की मुख्य इमारतें हैं। The mausoleum at Aurangabad was modeled on the Taj Mahal. औरंगाबाद का स्मारक ताजमहल से प्रेरणा लेकर बनाया गया था। Of architectural monuments after Aurangzeb, the tomb of Safdarjung in Delhi is representative of the continuation of the tradition of the Mughals by the regional governors. औरंगजेब के बाद के स्मारकों में दिल्ली में सफदरजंग का मकबरा क्षेत्रीय शासकों द्वारा मुगलों की परंपरा को आगे बढ़ाता है। ठीक है, ये देखिए, ये है आपका सफदरजंग टॉम्ब। ठीक है, आगे देखिए। आगे बोल रहा है डेकोरेटिव स्टाइल्स, जिसको हम लोग अलंकृत शैली कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में अब पढ़ेंगे। Another feature of the art of this period was the decorative art in the Islamic buildings that was introduced in the subcontinent for the first time. इस युग की कला की एक अन्य विशेषता इस्लामी इमारतों में अलंकृत कला थी जो उपमहाद्वीप में पहली बार इस्तेमाल की गई थी। These decorative styles were usually in the form of calligraphy, geometrical figures and foliation. अलंकृत शैलियों में सुलेखन, रेखाचित्र तथा पत्तियों का चित्रण था। In calligraphy, Quranic sayings were inscribed on buildings in an angular, sober and monumental script called Kufi. आगे देखिए। कुरानी सुलेखन शिक्षाएं इमारतों के कोणीय, सादे तथा वृहत लिपि कूफी द्वारा वर्णित थी। The calligraphy was found on different parts of the building as on door frames, ceilings, wall panels, etc. अब देखिए, सुलेखन कैलीग्राफी को कहते हैं। इमारत के विभिन्न भागों जैसे छत, दरवाजों की चौखट, दीवारें इत्यादि पर मिली हैं। The geometric shapes on the other hand were used in different variety of combination. अब देखिए, दूसरी ओर जो हम लोग ज्योमेट्रिक शेप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको अलग अलग तरह से इस्तेमाल की गई हैं, उसमें मिलेगा। The generating sources of these designs was the circle, which was then developed into a square, ट्रायंगल और पॉलीगॉन। इन डिज़ाइनों के मुख्य स्रोत वृत्त थे। ठीक है, आगे देखिए। बोल रहा है जो कालांतर में बाद में वर्ग, स्क्वायर, आयत, त्रिकोण तथा बहुकोणी, पॉलीगन, ट्रायंगल, रेक्टेंगल के हो गए। These forms were then elaborated by multiplication and subdivision, by rotating and by symmetrical arrangements. फिर इन्हें अलग अलग रूपों में विविध रूपों तथा उप प्रभागों द्वारा घूर्णन पद्धति, जिसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन, सबडिविजन, रोटेशन और सिमेट्रिकल अरेंजमेंट कहते हैं, उससे बनाया गया। Of the flotation, the dominant form of decoration employed in the Sultanate building was the Arabesques. अब देखिए,
It was characterized by a continuous stem that split regularly, producing a series of leafy secondary stem which split again to reintegrate into the main stem. अब देखें, पीछे देखें तो सल्तनत कालीन इमारतों में अरब शैली की सजावट मिलती है। इसमें एक निरंतर तना चित्रित था जो लगातार टूटकर पत्तियों की श्रृंखला तथा दूसरे तने का निर्माण कर रहा था और वह तना वापस मुख्य तना होकर वहीं चक्र पुनः संचालित करता था।